नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर 124-112 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं क्या है इसके अंदर। पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल है अपना रैंकिंग का सवाल है, जिसमें कंपैरिजन हम करते हुए चलते हैं कि 5 बच्चे हैं और उसमें दे रखा है कि B E से बड़ा है, B इज़ टॉलर देन E, तो B बड़ा है किससे? E से। आगे दे रखा है लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे किसके लिए आते हैं? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर? B। लेकिन B A से छोटा है, इसका मतलब A बड़ा है B से, A बड़ा है किससे? B से। आगे दे रखा है A C से छोटा है, इसका मतलब C बड़ा है इससे। लेकिन, अगेन लेकिन, किंतु, परंतु किसके लिए? फर्स्ट पर्सन कौन है? A। A D से बड़ा है, A किससे बड़ा है? D से। A बड़ा है किससे? D से। जो किसके लिए आता है? सेकेंड पर्सन, और यहाँ सेकेंड पर्सन कौन है? D, मतलब D B से बड़ा है, D बड़ा है किससे? B से बड़ा है। यदि सभी बच्चे लंबाई के अनुरूप खड़े हो तो चौथा किधर से? टॉप से। जब भी हमसे रैंडम पोजीशन पूछी जाती है तो वो हम किधर से बताते हैं? हमेशा लेफ्ट या टॉप से बताते हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर पे कौन आएगा? तो देखो फर्स्ट नंबर पे कौन है? C, सेकंड पे E और थर्ड पे D। देखो ये पहला रैंक है, ये दूसरा रैंक है, ये तीसरा रैंक है, और चौथे रैंक पे कौन आएगा? B आ जाएगा यहाँ पर। गॉट इट। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि जो B है वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर यहाँ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है। इंफॉर्मेशन है कि B D की माता है, B इज मदर ऑफ D। आगे है C D का भाई है, तो C और D सिबलिंग है और C भाई है, तो C बॉक्स में आ जाएगा यहाँ पर। H E की पुत्री है, जिसकी पत्नी, जिसकी किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है? E, और E की पत्नी कौन है? D है, तो D पत्नी है किसकी? E की, तो E हो जाएगा उसका पति। इंफॉर्मेशन देख रखा है कि H E की पुत्री है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या दे रखा है? H किसकी पुत्री है? E की, तो यहाँ इसको फिल किया, तो ये अपनी हायरार्की बनी। अब इसने पूछा है C का E से, तो रिलेशन कौन बताता है? रिलेशन वो बताता है जिससे रिलेशन पूछा जाए। तो E कॉल करेगा किसको? C को कॉल करेगा। तो ये यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ये इसकी कौन है? पत्नी, और ये पत्नी का भाई, और पत्नी का भाई कौन होता है? साला, जिसे हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स का सवाल है। कुल कितने ट्राइंगल्स हैं मुझे ये गिनना है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो अंदर बॉक्स दिखाई दे रहा है ये हम डमी डायग्राम्स के अंदर पढ़ते हैं। इसमें डायरेक्ट हमें याद है चीज़ें कि इसमें कुल ट्राइंगल कितने हैं? 12, इसमें त्रिभुज कितने हैं? 12। तो एक कैलकुलेशन तो अपनी आ गई कितनी? 12 के ट्राइंगल की। उसके बाद इसके जो बाहर है उसको हम कंसिडर करते हैं। देखो अगर इस वाले हिस्से की मैं बात करूँ तो इस हिस्से में देखो 1 2 और एक कंबाइंड किया तो कितना बना? 3। 2 सिंगल एक कंबाइंड करने पे 3। अब इसको अगर मैं इससे कंबाइंड करूं, यहाँ अटैच करूं, तो एक ट्राइंगल ये बनता है और दूसरा ट्राइंगल ये बनता है। तो इस लेफ्ट वाले हिस्से से कुल कितने ट्राइंगल बने? 5। और ऐसी पिक्चर किधर है? राइट में, तो यहाँ भी कितने बनेंगे? 5। तो 5 और 5 कितने हो गए यहाँ पर? 10। अब ऊपर वाला हिस्सा आप देखें, यहाँ 3 है, 1 2 दोनों का सम करूँगा तो 3, और यहाँ भी कितने हैं? 3। तो 3 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए? 6। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरे को कंबाइन करें तो एक ट्राइंगल तो ये बनता है, एक जस्ट इससे नीचे वाला बनता है, तो 2 ट्राइंगल और लिए हमने यहाँ पर। तो कुल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी हो गई? 30। कुल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होगी? 30। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। वेन डायग्राम का सवाल है। 3 वेरिएबल्स है, महिला, माता। तो यहाँ रिलेशन आएगा, कॉमा है यहाँ, ऑल आर का, कि सभी माताएं क्या है? महिला है।
अब मैं बात करूं महिला और डॉक्टर, तो यहाँ रिलेशन है सम कि कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है, और यहाँ भी रिलेशन क्या आएगा सम कि कुछ माताएं भी क्या होती है डॉक्टर होती है। तो रिलेशन जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। यहाँ हमने क्या देखा कि बीच वाला जो है सेंटर वाला ये किसको बता रहा है माता को, और सारी माताएं क्या हैं महिला हैं, और ये किसको बता रहे हैं डॉक्टर को। गॉट इट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, फिक्स कोड का सवाल है। ये देखते ही मालूम चल रहा है कि हमसे जो पूछा है कोल्ड का कोड, तो आप देखें यहाँ 2 अक्षर हैं CO और यहाँ क्या दे रखा है LD। तो CO का कोड है 5 तो पहला गलत है, ये गलत है 5 और यहाँ गलत है, तो सीधा ऑप्शन ही कौन सा चला जाएगा सेकंड ऑप्शन। LD का अगर आप कोड देखें तो LD का कोड है 9 और परसेंटेज, यहाँ 9 और यहाँ परसेंटेज, तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्या कहा इसने, कैमरे का लेंस से वही रिलेशन है जो फ्लैश का रिलेशन क्या किससे होता है लाइट से। ये सवाल काफ़ी बार हमने देखा है, टेस्ट सीरीज के अंदर भी काफ़ी बार आ चुका है ये सवाल। गॉट इट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूँ तो एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करें तो देखो या तो हम क्या चेक करते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स चेक करते हैं। तो H का पेयर में कौन आता है, S जो अवेलेबल है नहीं है। गॉट इट। इस सवाल को हम किससे सोल्व करेंगे, डिफरेंस वाले तरीके से। और डिफरेंस में हम 3 मेथड पढ़ते हैं, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को आपस में कंपेयर करते हुए चलते हैं, या फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करते हैं, सेकंड को फोर्थ से। अगला होता है फर्स्ट को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड से। ये 3 तरीके आपको क्लासरूम में सिखाए हैं। तो यहाँ रिलेशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंपैरिजन का। देखो S से K बनाऊँ +3, यहाँ से अगेन +3 और यहाँ से अगेन +3। यहाँ हमने देखा -3 अगेन -3 एंड अगेन -3। अब नेक्स्ट रिलेशन ये दे रखा है S से V +3 अगेन +3 एंड अगेन +3। अब मुझे आगे ऑप्शन कौन सा देखना है, -3 वाला। तो यहाँ -3 बिल्कुल है, यहाँ -4 है, गलत है ये ऑप्शन। अगर यहाँ जाऊँ -3 एंड -3, तो सेकंड ऑप्शन क्या जाएगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है नंबर पजल का सवाल है। 64 और 14 से मुझे क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों, यहाँ दोनों जो ये डिजिट्स हैं इनका सम किया है 6 + 4 कितना होता है 10, और इन दोनों डिजिट्स का सम किया है 1 + 4 = 5, और दोनों का डिफरेंस लिया है। दोनों का डिफरेंस कितना है 5। आगे भी यही किया गया है। यहाँ आप देखिए 9 + 2 11 और 3 + 1 4, और दोनों का डिफरेंस कितना आता है 7। तो मेरे से पूछा है 56 और 22, तो आप देख सकते हैं 5 + 6 कितना होता है 11, और 2 + 2 कितना होता है 4, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 रीजनिंग का 9 नंबर का सवाल, मिसिंग नंबर का सवाल है। क्लियरली विजिबल है कि 8 से अगर मैं 16 बनाऊँ तो × 2 कर दूँ, और इधर आऊँ तो मैं × 4 कर दूँ। यही यहाँ फॉलो हो रहा है × 2 और यहाँ × 4, यहाँ अगेन × 2 और यहाँ × 4 करूँ तो वैल्यू क्या आ जाए 40। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है। क्लियरली विजिबल है कि मुझे 67 और 25 से क्या बनाना है 101 बनाना है। अब देखो तरीके क्या क्या है, दोनों का सम करना, डिफरेंस लेना, गुणा करना, भाग करना, स्क्वायर करना, या मल्टीपल लेके चलते हैं। अब यहाँ क्या लॉजिक है कि इसको तो × 3 किया है और इसको × 4 किया है। अब अगर इसका मैं गुणा 3 करूँ तो 180 और 21 कितना हुआ 201, और उसका 3 गुणा कितना हुआ 4 गुणा हुआ 100, और दोनों का डिफरेंस लूँ तो कितना आ जाएगा 101। वही मेथड मुझे यहाँ लगाना है, इसको × 3 करना है, इसको × 4 करना है। अगर इसको × 3 करूँ तो 120 और 15 कितना हो जाए 135, और यहाँ × 4 करूँ तो कितना आ जाए 76। दोनों का मुझे डिफरेंस लेके चलना है, तो दोनों का डिफरेंस लूँगा तो कितना आ जाएगा 59। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 5 शब्द हैं, उनको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर जमाना है। तो देखो अगर मैं पांचों के ऊपर फोकस करूं तो सीड से या तो शुरुआत हो सकती है या सीड से समापन हो सकता है, ध्यान रखना हमेशा।
ठीक है। अब देखो इसमें सीड भी दे रखा है और प्लांट भी दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले सीड, बीज, बीज से क्या बने पौधा, पौधे से क्या बने पेड़, पेड़ पे क्या लगे फूल, और फूल से क्या बन जाए फल, फूल से क्या बन जाए फल। तो देखो बीज 2 नंबर, बीज से क्या बना पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ से फूल और फूल से फल। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन का सवाल है। 5 लोग हैं, नॉर्थ फेसिंग है, और इसने कहा ई बी से 40 मीटर लेफ्ट में है। ई बी से 40 मीटर लेफ्ट में, ये बी है, और बी से 40 लेफ्ट में कौन आया ई। ये सवाल भी काफ़ी बार आया हुआ है अलग अलग पेपर्स के अंदर, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। फिर इसने कहा ए सी से 20 मीटर लेफ्ट है। ए सी के लेफ्ट में, ये सी है, और सी के लेफ्ट में 20 मीटर पे कौन है ए है। आगे दे रखा है डी ई से 20 मीटर राइट है। डी किसके राइट है, ई के राइट है, ये ई है, और ई के राइट में कौन है डी, कितना 20। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तथा फर्स्ट पर्सन के लिए मतलब डी, डी सी से 50 मीटर राइट है, डी सी के राइट में है, कितना 50 मीटर। तो यहाँ मैं ले लूँ सी, और सी के राइट में कौन आ गया डी, और सी के लेफ्ट में कौन है ए, और कितना दूरी पे 20। तो सारे अरेंज हो गए, देखो ए सी ई डी बी, 5 वेरिएबल्स। आगे यहाँ पर अब इसने पूछा है कि ए और डी के बीच दूरी कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ जाना है, तो 20, 50 और 70, दूरी कितनी आ गई 70 मीटर। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 रीजनिंग का 13 नंबर का सवाल, एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है, और इसमें दे रखा है कि यदि व्यक्ति बुद्धिमान हैं तो उन्हें सृजनात्मक होना चाहिए। इफ़ पीपल आर इंटेलिजेंट दे शुड बी क्रिएटिव। अगर इंटेलिजेंट है तो क्या होगा, क्रिएटिव भी होगा। तो सृजनात्मक तथा बुद्धिमत्ता, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, बिल्कुल रिलेटेड है, क्योंकि इसने बोला है कि अगर इंटेलिजेंट है तो क्रिएटिव है। गॉट इट। तो दोनों एक दूसरे से क्या रिलेटेड। सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान है तो कैसा होगा, क्रिएटिव होगा, और क्रिएटिव है इसका मतलब वो क्या होगा, बुद्धिमान। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या है यहाँ पर राइट है। तो दोनों ही यहाँ क्या है, फॉलो इसको करते हैं। गॉट इट। अगर ये बोलता सभी सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, क्या बोलता, सभी सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं या केवल सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तो वहाँ हमें सोचना पड़ता है कि उसको हम क्या कर देते हैं, गलत, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्ड हम किस कैटेगरी में लेते हैं, वीक की कैटेगरी में लेके चलते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन सवाल है एनालिटिकल रीजनिंग का ही सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 44 रीजनिंग का 14 नंबर का सवाल दे रखा है। इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेल्योर इन एग्जाम। अनियमितता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का कारण है। मतलब जो इरेगुलर लोग हैं वो क्या होंगे, एग्जाम में फेल होते हैं। कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, और कुछ रेगुलर भी क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं। पहला कंक्लूजन है सभी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी नियमित होते हैं, ये नहीं कह सकते। इसने क्या कहा, कुछ नियमित क्या हो सकते हैं, अनुत्तीर्ण हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी अनुत्तीर्ण जो है, जब जो सारे फेल हो रहे हैं वो क्या है, रेगुलर स्टूडेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रेगुलर होते हैं वही क्या होते हैं, पास। और अब उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं कि सभी नियमित उत्तीर्ण होते हैं। सेकंड दे रखा है सभी उत्तीर्ण विद्यार्थी नियमित नहीं रहे, सभी उत्तीर्ण विद्यार्थी नियमित नहीं रहे। और इसने बोला कि अनियमितता फेल होने का कारण है। तो अगर फेल नहीं होना है, अगर फेल नहीं होना है इसका मतलब क्या है, मुझे रेगुलर होना पड़ेगा। और इसने बोला है सभी उत्तीर्ण विद्यार्थी नियमित नहीं रहे, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि पास वही होता है जो क्या होता है, रेगुलर होता है। तो सेकंड भी फॉलो नहीं करेगा। तो थर्ड यहाँ पर आ जाएगा कि ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा इसको फॉलो कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और हमसे पूछा है कि प्रभा का कोड दिया है, थिलक का कोड दिया है, तो भारती का कोड क्या होगा। तो अगर मैं चेक करूं फिक्स कोड यहाँ, तो देखो बी यहाँ पर है, ये 2 बार आ रहा है, और दोनों जगह इसका कोड क्या दे रखा है 5। इसका मतलब सवाल किसका बना, फिक्स कोड का सवाल बना। तो बी का कोड क्या लूँ मैं, बी सेकंड नंबर पे, तो यहाँ 9 है, तो 9 चारों ही ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं।
फिर यहाँ H है दूसरे नंबर पे और यहाँ है 6, तो 6 6, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट। ए का कोड 5 दे रखा है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। फिर आप आगे देख सकते हैं आर सेकेंड नंबर पे 7 है, टी आपको यहाँ फर्स्ट पे दिखेगा 3 है, और आई की बात करें थर्ड नंबर पे है 8। तो परफेक्ट पहला आंसर मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग का 16 नंबर का सवाल, डाइस का सवाल दे रखा है और हमसे पूछा है 4 के अपोजिट क्या है। दो ही पासे हैं मेरे पास और हमने देखा कि दो सतह समान है, 6 6 3 3, और जब दो सतह समान होती है तो हमने क्या पढ़ा है कि बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 2 के अपोजिट 4 जाना और 4 के अपोजिट 2, मेरे से पूछा है 4 के अपोजिट कौन जाएगा, तो 4 के अपोजिट क्या जाएगा, 2 जाएगा। गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 1/4 पार्ट मिसिंग है, इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो क्या या तो क्या है, मुझे जो ऊपर वाला है उसका वाटर रिफ्लेक्शन लेना है या जो लेफ्ट में उसका मिरर रिफ्लेक्शन लेना है। गॉट इट। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो देख सकते हैं आप, भीतर क्या है, सर्कल है यहाँ पर, और उसके बाद एक ये राइट एंगल बनना है, तो भीतर सर्कल बनना है और उसके बाद राइट एंगल बनाना है यहाँ पर। तो देखो भीतर सर्कल नहीं है, पहला ऑप्शन गलत, भीतर सर्कल बाद में राइट एंगल ये जा सकता है, यहाँ सर्कल अवेलेबल है नहीं है, गलत है, यहाँ 2 सर्कल दे रखे हैं तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन बचा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। हमेशा ध्यान रखिए जब भी नॉन वर्बल के सवाल करें, जो गलत है उसको एलिमिनेट करते हुए चले, बच जाएगा जो अपने आप ही क्या होगा, सही निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, रीजनिंग का 18 नंबर का सवाल। देखो यहाँ हमने देखा ये हिस्सा फोल्ड होकर इधर गया, अब जब ये हिस्सा वापस इधर आएगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनना है और ये एक आर्च आ जाएगा इधर पे। अब जब ये डाउनवर्ड आएगा वापस पूरा, तो यहाँ क्या बनेगा, एक ऐसा हिस्सा बनेगा। गॉट इट। तो ये ऐसा फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ कर्व है, जबकि यहाँ स्ट्रेट लाइन है। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, बचा हुआ ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और आकृति अगर मैं राइट की तरफ लेके जाऊं तो ये जो ऊपर वाले हिस्से के अंदर जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो इस तरह से स्लैंटिंग है, ऐसे स्लैंटिंग जो लाइंस हैं, तो इनका रिफ्लेक्शन 200 इस तरफ आएगा। तो मुझे चारों ऑप्शंस में देखना है किस तरफ ऐसा है। और ये जो ऐसे टिल्टेड है, ये ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो लाइन है टिल्टेड है, स्ट्रेट नहीं है, तो ये लाइन ऐसे होनी है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, सेकंड गलत है, थर्ड में है, फोर्थ में है। अब स्लैंटिंग लाइन इस डायरेक्शन में मुझे देखनी है, फर्स्ट ऑप्शन के अवेलेबल है, थर्ड में अवेलेबल है और फोर्थ में भी अवेलेबल है। अब उसके बाद आप इन 2 लाइंस को देखें, ये लाइंस हमें ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखाई देनी है। तो देखो ये राइट साइड इसमें है, यहाँ पर भी राइट साइड में दिखाई दे रही है, पहला ऑप्शन सही है, यहाँ लाइंस मिसिंग है और यहाँ लेफ्ट के अंदर है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सबसे पहले तो स्पेस क्रिएट करते हैं। देखें आप यहाँ पर एक भाषा में ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, इंग्लिश वाली, हिंदी से सवाल सॉल्व करते हैं। आप जिसमें भी भाषा में कंफर्टेबल है उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा तो बार बार मुझे आगे पीछे होना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेकंड के ऊपर नहीं है। देखें इसने कहा 9 लोग एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, कुछ का चेहरा नॉर्थ की तरफ और कुछ का चेहरा साउथ की तरफ है। गॉट इट। बिल्कुल मेंस लेवल का सवाल है क्योंकि ये सभी वेरिएबल्स जो हैं उनकी डायरेक्शन एक ही तरफ दे दें तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। और इसने कहा है Q V के लेफ्ट दूसरे नंबर पे। Q किसके लेफ्ट है, V के लेफ्ट दूसरे नंबर, ये V है और V के लेफ्ट दूसरे नंबर पे कौन है, Q। मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिखते जाता हूँ ताकि मुझे वापस सवाल पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। X दक्षिण की ओर नहीं है, इसका मतलब जो X है वो नॉर्थ फेसिंग है। R और S के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि R और S के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। फिर इसने कहा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति विपरीत दिशाओं के सम्मुख है। जो छोर पर बैठे हैं उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि जो एंड्स के ऊपर हैं वो एक नॉर्थ की तरफ है तो दूसरा क्या है, साउथ की तरफ है।
यू के निकटतम पड़ोसी विपरीत दिशाओं के सम्मुख है। यू के जो पड़ोसी हैं, जैसे ये यू है और यू के ये जो पड़ोसी हैं, ये क्या है, अपोजिट फेसिंग है। अगर एक का नॉर्थ की तरफ चेहरा है तो दूसरे का साउथ की तरफ होगा। डब्ल्यू और टी विपरीत दिशाओं के सम्मुख है। डब्ल्यू और जो टी है ये भी क्या है, अपोजिट फेसिंग है। आर पी के राइट तीसरे स्थान पर है। आर किसके राइट है, पी के राइट तीसरे स्थान पर है, तो ये पी और पी के राइट तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, आर बैठा है। डब्ल्यू टी का निकटतम पड़ोसी है, दोनों साथ साथ है बट इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। आगे हमने देखा यू एस के राइट दूसरे नंबर पे है। यू एस के राइट दूसरे नंबर पे, ये एस है और इसके राइट दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, यू बैठा है। यू और टी दोनों एक ही दिशा के सम्मुख हैं। यू और टी इनकी फेसिंग क्या है, सेम है। आगे दे रखा है एस का निकटतम पड़ोसी। एस का निकटतम पड़ोसी उसकी विपरीत दिशा के सम्मुख है। एस का जो पड़ोसी है एस के अपोजिट फेसिंग है, तो हमने लिखा ये एस और इसके ये जो पड़ोसी है ये क्या है, अपोजिट टू एस। इनकी फेसिंग क्या है, एस के अपोजिट है। गॉट इट। अब दे रखा है पी इस रेखा के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है। पी किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है, तो छोर लेफ्ट वाला भी हो सकता है और छोर राइट वाला भी हो सकता है। तो मैं दोनों कंडीशंस लेके चलता हूँ। तो पहले मैं लूँ कि पी लेफ्ट से दूसरे नंबर पे यहाँ, तो 3 4 5 6 7 8 9। पी को मैं इधर से लूँ तो 3 4 5 6 7 8 9, ये इन्फॉर्मेशन मैंने ड्रॉ की। अब हम 1 बाय 1 चलते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ कि P के राइट थर्ड नंबर पे कौन है, R। देखो अगर मैं P को नॉर्थ फेसिंग लूँ तभी 1 2 3 इधर पॉसिबल है। अगर मैं इसको साउथ फेसिंग लूँ तो इसका लेफ्ट राइट किधर चलेगा, अपने लेफ्ट की तरफ। इससे मुझे साउथ फेसिंग लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ कौन आया, R। एक इन्फॉर्मेशन फिल है। फिर इसने दिया कि R, इस पे मैं क्रॉस का निशान डाल दूं। फिर इसने कहा R और S के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो ये R पहला दूसरा S इधर नहीं होगा, पहला दूसरा इधर किसको लिया, S को। R फर्स्ट सेकंड, S इधर नहीं, फर्स्ट सेकंड और इधर किसको लिया, S को लिया। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखें, यहाँ है कि S के राइट दूसरे नंबर पे कौन है, U। ये S है। अगर मैं इसको नॉर्थ फेसिंग लूँ तभी सेकंड पॉसिबल है, तो पहला और दूसरा यहाँ कौन है, U। अगर मैं इसको साउथ फेसिंग लूँ तभी इसका राइट पहला और दूसरा इधर कौन आएगा, U। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेट करता हूँ। फिर आगे कहा U और T सेम फेसिंग है। U अपने पास है, T अभी तक अपने पास आया नहीं है। फिर इसने कहा जो विपरीत छोर पर हैं, जो छोर पर हैं उनकी डायरेक्शन विपरीत है, तो अभी तो किसी की डायरेक्शन हमें मालूम नहीं चली है। Q और V है, Q और V इन्फॉर्मेशन है नहीं। फिर इसने कहा U के जो पड़ोसी है उनकी फेसिंग अलग है, तो अभी R का मालूम नहीं है, इसलिए मैं दूसरे का भी डिसाइड नहीं कर सकता। फिर आगे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि S के जो पड़ोसी है उनकी फेसिंग क्या है, S के अपोजिट है। तो S अगर साउथ फेसिंग है तो इसके पड़ोसी क्या हो जाएंगे, नॉर्थ फेसिंग। फिर दे रखा है अगर S नॉर्थ फेसिंग है तो इसके पड़ोसी क्या हो जाएंगे, साउथ फेसिंग हो जाएंगे। गॉट इट। आगे इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि S क्या है, नॉर्थ फेसिंग है और W और T एक साथ बैठे हैं। W और T कहाँ हैं, एक साथ बैठे हैं। तो एक साथ मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लोग यहीं पर बैठ सकते हैं और इसमें 2 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। ठीक है। तो W और T को मैं एक साथ अगर बैठा हूँ तो W यहाँ, T यहाँ, W यहाँ, T यहाँ, W यहाँ, T यहाँ, W यहाँ और T यहाँ। गॉट इट। ये इन्फॉर्मेशन भी ली और इनकी फेसिंग क्या है, अपोजिट फेसिंग है इनकी। और आगे डायरेक्शन कुछ और अगर आपके पास हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि V के लेफ़्ट दूसरा कौन बैठा है, Q। V के लेफ़्ट दूसरा कौन बैठा है, Q बैठा है। तो देखो यहाँ कोई स्पेस है नहीं है, तो स्पेस एक ही बचा कि ये V है और V के लेफ़्ट दूसरा कौन है, Q। तो इसका फर्स्ट सेकंड यहाँ कौन आ जाएगा, Q। अब बचा हुआ वेरिएबल कौन है, X। तो अगर मैं X को यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ अगर V नॉर्थ फेसिंग है तो X हो जाएगा साउथ फेसिंग। और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि जो X है वो नॉर्थ फेसिंग है और यहाँ X क्या आ रहा है, साउथ फेसिंग। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अब मुझे इसी के ऊपर फोकस करना है।
अब इसने क्या कहा कि V के लेफ्ट दूसरा कौन है, Q है, तो ये V है, इसका लेफ्ट जाएगा राइट की तरफ, यहाँ कौन आएगा Q। अगर ये छोर साउथ फेसिंग है तो ये छोर हो जाएगा नॉर्थ फेसिंग, और यहाँ मैं किसको ले लूँगा, X को ले लूँगा। गॉट इट। अब मुझे W और T है, इनकी जो पोजीशन है उसको मुझे फिक्स करते हुए चलना है, ठीक है। सेकंड, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि U और T क्या है, सेम फेसिंग है। U की अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि U का फेस किधर है, और U के जो पड़ोसी हैं उनकी फेसिंग क्या है, अपोजिट है। तो अगर ये साउथ फेसिंग है तो ये वाला क्या हो जाएगा, R नॉर्थ फेसिंग यहाँ पर बन जाएगा। एंड की आ गई Q वाली इंफॉर्मेशन हमने फिल कर ली, W और T की फेसिंग अपोजिट है, W और T पड़ोसी है, U और T की फेसिंग सेम है। एक इंफॉर्मेशन ये है यहाँ पर कि T U के राइट दूसरे नंबर पे है। T कहाँ है, U के राइट, तो U हमारे पास यहाँ है, और आप देखें U के इस तरफ T है, तो इसका मतलब इसकी फेसिंग क्या होगी, नॉर्थ की तरफ, तभी ये राइट इधर जाएगा। तो फिक्स हो गया कि यहाँ कौन है, T, यहाँ कौन है, T, तो यहाँ मैं T को लेता हूँ, और यहाँ कौन आया, W। गॉट इट। अब देखो इसने कहा U और T की फेसिंग क्या सेम है, तो अगर U नॉर्थ फेसिंग है तो T भी क्या होगा, सेम फेसिंग होगा, ठीक है। और यहाँ दे रखा है कि W और T की फेसिंग क्या है, अपोजिट, तो अगर T नॉर्थ फेसिंग है तो W क्या हो जाएगा, साउथ फेसिंग हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेट होगी। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन मैंने देखा आगे कि इसने दिया है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू W, W के सापेक्ष V की स्थिति क्या है। तो W ये है और V इस तरफ है, और ये W है साउथ फेसिंग, तो ये जाएगा अपना राइट। तो हमने देखा राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो राइट सिक्स्थ पोजीशन हुई इसकी। W के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है, दाएं से छठी, राइट सिक्स्थ है इसकी, सिक्स टू द राइट, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है कि Q के दाएं से चौथे स्थान पर Q के राइट फोर्थ पोजीशन पे कौन है। तो चलिए Q के राइट, ये Q है, साउथ फेसिंग है, तो इसका राइट किधर जाएगा, अपने लेफ्ट की तरफ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ पे कोई भी नहीं है दोस्तों, Q के राइट फोर्थ कोई भी नहीं है। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर नन ऑफ दीज आ जाएगा कि कोई भी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, ऑड वन आउट का सवाल है, 4 ऑप्शन है मेरे पास, S T U P। चलिए चलते हैं, S T U P चारों वेरिएबल्स। तो आपने देखा S नॉर्थ फेसिंग है, T नॉर्थ फेसिंग है, U नॉर्थ फेसिंग है, और P साउथ फेसिंग है। तो एलिमिनेट कौन हुआ, यहाँ पर P एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन अपना चला जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन कि P यहाँ ऑड वन आउट है, बाकी 3 नॉर्थ फेसिंग है और ये साउथ फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 सीरीज का सवाल है और काफ़ी सारे नंबर्स है। तो सबसे पहले क्या करूँ, मैं इनका डिफरेंस लेते हुए चलता हूँ। तो अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूँ तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 11 का। आगे डिफरेंस आप देखेंगे, यहाँ डिफरेंस है 12 का। अगर यहाँ मैं डिफरेंस लूँ तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 8 का। आगे डिफरेंस लूँ तो यहाँ डिफरेंस है 35 का। आगे डिफरेंस कितने का है, 19। यहाँ डिफरेंस है 144 का। और आगे अगर मैं डिफरेंस लूँ यहाँ तो ये कितना हुआ, 40, 60 और 100, 108 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितना आया, 108 का। अब जो डिफरेंस आया उसमें मुझे कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस इनका डिफरेंस लेता हूँ। यहाँ +1 है, यहाँ -4 है, यहाँ आप बात करें तो +27 हो रहा है, यहाँ आप बात करें तो -16। यहाँ मैं जाऊँ तो देखो आप क्या देख सकते हैं, ये जो नंबर आ रहे हैं, एक बार स्क्वायर आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, क्यूब। ये देखो 1 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, फिर आगे क्या आना है, 5 का क्यूब आना है। तो यहाँ कितना है, 125 का डिफरेंस। अब आगे क्या आना है, माइनस आना है और 6 का स्क्वायर आना है, तो यहाँ क्या आएगा, 36। ये अपनी एक सीरीज बन गई फर्स्ट क्लास। अब आगे क्या आना है, 7 का क्यूब आना है, तो 7 का क्यूब और प्लस आना है, तो वो कितना होता है, 343। तो अगर मैं यहाँ चलूँ तो इसमें ऐड अगर मैं करूँ तो मेरी वैल्यू कितना आ जाएगी, 51, 451 कितना, 451। तो अगर मैं 451 यहाँ लूँ, इसमें ऐड कर दूँ
तो मेरी वैल्यू कितना आएगी 397, 793। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन सीरीज का सवाल है। ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें देखिए क्या लॉजिक दे रखा है। पहले जो दो नंबर हैं 2 + 3, उसमें +1 किया है एडिशनल, तो क्या बना 6। अब अगले जो नंबर हैं दो कि 3 + 6 कितना होता है 9, और उसमें क्या किया है +1, तो कितना बना 10। फिर क्या किया, इन दोनों का सम किया, दोनों का सम कितना है 16, उसमें +1 किया तो कितना 17। इन दोनों का सम करें तो कितना है 27, +1 किया तो कितना है 28। अगर इन दोनों का सम करें तो दोनों का सम होता है 35, और +1 दोनों का सम करूं तो सम कितना होता है 45, +1 करूं तो कितना होना है 46 होना है। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। तो चलिए चेक करते हैं क्या दे रखा है। मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, सबसे पहले ये देखना है मुझे जाना है P से Q। तो देखो ये दे रखा है P से M जा सकता हूँ, बट M से Q नहीं जा सकता। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड की बात करें, जाना कहाँ है, मुझे जाना है Q से R। कहाँ जाना है, Q से R। तो देखें आप इसमें Q से अगर R मुझे जाना है तो मैं Q से पहले कहाँ जाऊँ, M जा सकता हूँ। M से जाना पड़े P से जाना पड़े Z, और Z से जाना पड़े R। तो Q से M तो मैं जा सकता हूँ, बट M से P नहीं जा सकता। यहाँ देखिए M से P पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो गया यहाँ पर गलत। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। कैलेंडर का सवाल है। मेरे से पूछा गया है 5 जुलाई 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो फॉर्मेट पे चलते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज लिखते हैं 5, जुलाई का कोड होता है 0, सेंचुरी है लीप तो कोड आ जाएगा 6, वर्षों की संख्या 19, और लीप वर्षों की संख्या कितनी है उसमें 4। तो यहाँ आप देखें 19 और 4 23, 23 में रिमाइंडर आया 2, 6 और 2 8, 8 में रिमाइंडर आया 5 और 1 6, और 6 कोड किसका होता है, फ्राइडे का। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। बोर्ड मास डिपेंडेंट सवाल है, और इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, इक्वेशन को करना है बैलेंस। तो देखो सारे साइन पुट करते हुए चलने हैं। यहाँ मुझे सबसे पहले क्या लेना है, डिवीज़न, फिर यहाँ लेना है मल्टीप्लिकेशन, और फिर यहाँ लेना है एडिशन, यहाँ इक्वल है माइनस और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। गॉट इट। तो सबसे पहले अगर मैं ये वैल्यू लूँ कि 512 8 का क्यूब होता है, थोड़ा सा अगर आपको सिंपल करना हो, और 8 4 जा 32 इंटू 9 अगर मैं ले लूँ, 8 से 8 कैंसिल आउट, और यहाँ 2, तो ये वैल्यू कितनी है 16, और 16 इंटू 9 अगर मैं करूँ तो 16 इंटू 9 होता है 144। तो ये वैल्यू कितनी है मेरी दोस्तों 144। अब 144 प्लस 100 करो तो कितना आता है 244, और ये वैल्यू उससे क्या आ रही है, छोटी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड, अगेन यहाँ तक की वैल्यू क्या आनी है, और यहाँ माइनस का निशान लगाया जा रहा है। अब यहाँ चेंज क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ सेम है, देखो ये सारा, फिर यहाँ प्लस के बाद माइनस का, और यहाँ इक्वल करूँ तो 144 प्लस 100 244 माइनस 6, और वो 50 के बराबर नहीं होता। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड में क्या चेंज है उसकी बात करते हैं। यहाँ देखें आप, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद यहाँ माइनस का निशान है, यहाँ प्लस है, और यहाँ इक्वल, और यहाँ गुणा का निशान है। गॉट इट। तो ये वैल्यू तो मेरी क्या आई 144। अब देखो 144 माइनस 100 प्लस 6 इक्वल्स टू 50 दे रखा है। अब इन दोनों का सम किया तो कितना है 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ परफेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। अगेन इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। चेक करते हैं। सबसे पहले चेक किया कि मुझे जाना है के से जी की तरफ। तो के मेरे पास यहाँ है, के से अगर मैं चला जाऊँ वी, और वी से जाऊँ पी, और पी से जाऊँ जी,
तो इजीली हम जा सकते हैं। तो इस साइन का काम हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इक्वल का साइन। इक्वल का साइन चाहिए मुझे हर जगह। तो देखो इक्वल यहाँ भी अवेलेबल है, इक्वल यहाँ भी अवेलेबल है और इक्वल यहाँ भी अवेलेबल है। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, मुझे जाना है L से N। तो यहाँ L है और यहाँ N है, तो L और N को कनेक्ट कौन करें? तो सबसे पहले मुझे जाना पड़े L से O, फिर O से V और V से फिर P G W N, ऐसे मुझे आना पड़े। तो देखो आप देख सकते हैं L से O पॉसिबल नहीं है, L से O पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, गलत है। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज के पेपर का सेकेंड लास्ट सवाल 59 नंबर का सवाल है। और 59 नंबर के सवाल में देखो इसने क्या लॉजिक दे रखा है, ओड वन आउट का सवाल है, बेहतरीन लॉजिक है इसके अंदर। 4 डिजिट का सवाल होता है तो सबसे पहला तरीका होता है कि हम क्यूब चेक करते हैं, तो ये क्यूब नहीं है। उसके बाद हम चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, चारों नंबर ही क्या है, 2 से विभाजित है, कन्फर्म है यहाँ। अब यहाँ लॉजिक क्या दे रखा है, ये 2 नंबर 51 और ये 38, इन दोनों का डिफरेंस लिया गया है। तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 13। आगे 91 और 78 दोनों का डिफरेंस ले तो ये डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 13। यहाँ अगर आप देखिए 71 और 58, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 13। और अगर आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस ले तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगेन ओड वन आउट का सवाल है और हमसे पूछा है कि इसमें ओड कौन सा है। तो देखो ये बाकी के जो 3 नंबर हैं 367, 709 और 449, ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स है दोस्तों। ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स। आज तक हमने प्राइम नंबर बेस्ड जो भी सवाल किए हैं तो अमूमन जो प्राइम नंबर आते हैं वो 0 से 200 के बीच आते हैं। एक सवाल ये है, एक पहले पेपर में भी हमने सवाल देखा था जिसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो 200 से ऊपर का नंबर दे रखा था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अभी हमने 1000 तक के प्राइम नंबर हमें अपनी मेमोरी में होने चाहिए कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। अगर सीधे याद है प्रश्न जल्दी आसान हो जाएगा। बाकी अदरवाइज आपको क्या होगा, सारे रूल्स लगाने पड़ेंगे, स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, क्यूब चेक करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा चला जाएगा। तो बाकी 3 प्राइम नंबर है, ये डिविजिबल नंबर है, इसका सम देखो आप देख सकते हैं कितना होता है, डिजिट्स का सम 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। गॉट इट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। कुछ चीज़ें नई सीखी आपने, उनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे अगले पेपर के 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।